नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए सेकंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं। पेपर नंबर 2 का नाम है आपके मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, ये आपके पेपर नंबर 2 का नाम है। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, समाजशास्त्र अगर आपका विषय है तो आप वहाँ का सिलेबस जरूर उठा के चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। नहीं है तो देख लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 3 का नाम, पेपर नंबर 4 या फिर पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, तो ये आप एक बार आपको जरूर चेक कर लेना है। इससे होगा ये कि आप जब कभी भी पेपर देने जाएंगे, आपका पेपर चूंकि कुछ लोगों का होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर का, जैसे अवध यूनिवर्सिटी ने जो है अपना एग्ज़ाम डेट दे भी रखा है, 4 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो वहाँ पे जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि सर ने जो है बढ़िया से तैयारी करा रखी, पेपर नंबर 2 जाके एकदम जो है चीड़ फाड़ डालेंगे, बहुत अच्छे से कर डालेंगे। और जब वहाँ पे गए तो आपको एक भी प्रश्न यहाँ से देखने को नहीं मिला। देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका वो पेपर था ही नहीं और आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे प्यारे दोस्त 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, और जो आपको वहाँ पे मैक्सिमम मार्क मिलने होते हैं, मतलब अधिकतम अंक मिलने होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो कितने होते हैं? 75 नंबर आपको वहाँ पे मिलने होते हैं लिखने के बाद। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक है, बात करते हैं खंड आ के बारे में। तो खंड आ को आप अतुल्य प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 50 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है। तो जब आप 10 प्रश्न दिए जाते हैं, 10 के 10 करते हैं, तो टोटल आपको यहाँ पे 30 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पूछा गया है? अनुमापन क्या है, इसको आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे अनुमापन जो है प्रणालियों से अनुमापन प्रणालियों से अभिप्राय उन साधनों से है मेरे प्यारे दोस्त, या उन यंत्रों से है, या उन तौर तरीकों से होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी घटना या वस्तु को मापते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे उसकी किसी विशेषता को गणनात्मक रूप से प्रकट किया जाता है। गणनात्मक का मतलब आप समझते हैं ना, गिनती के तौर पे बताया जाता है कि इतनी इसका इतना गुण है, इतना क्या है मेरे प्यारे दोस्त, महत्व है, या इतनी इसकी विशेषता है। इन सारी चीज़ों को जो है गणनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी के बारे में गुडे एवं हार्ट महोदय लिखते भी हैं कि अनुमापन प्रणालियों के अंतर्गत अंतर्निहित समस्या इकाइयों की श्रेणियों को एक क्रम के रूप में व्यवस्थित करने की होती है। ठीक है, क्या होती है? करने की होती है। ये आपके कौन कहते हैं? गुडे एंड हार्ट महोदय जी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर आप इन चीज़ों को कहना चाहें तो कह सकते हैं अनुमापन प्रणालियाँ गुणात्मक तथ्यों की श्रेणियों के गणनात्मक श्रेणियों में परिवर्तित करने की पद्धतियां हैं। ठीक है, मतलब बताते हैं जो गुणात्मक तथ्य होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तथ्यों की जो श्रेणियां होती हैं उनको हम क्या करते हैं, गणनात्मक श्रेणियों में परिवर्तित बदलते हैं। मतलब कि जिनको हम, जैसे आप गुण नहीं बता सकते ना, जैसे आपने कहा कि मोहन एक ईमानदार लड़का है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते ना कितना ईमानदार है। 4 ईमानदार है, 5 ईमानदार है, 12, 15, 2312, ये गिनती में तो नहीं बता सकते ना। तो उन्हीं को किसी गणना के रूप में दिखाने का कार्य जो है किसका हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? अनुमापन का हो जाता है। ठीक है, तो आई होप अनुमापन के बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला की शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग एवं क्या है, अनुकूलन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? प्रयोग भी है और अनुकूलन भी है। यह समस्त विधियों में सर्वाधिक निश्चित, मतलब जितनी भी विधियां हैं सब में सबसे ज़्यादा क्या है, निश्चित है। सबसे वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, एवं कठिन पद्धति है। क्या है? ये कठिन भी है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान उच्च कोटि की प्रामाणिकता पर आधारित तथा शुद्ध होता है। मतलब कह रहे हैं इसके द्वारा जो भी आपको ज्ञान मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या होता है आपका? उच्च कोटि की प्रामाणिकता। मतलब बता रहे हैं कि इसको आपको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद एक परिणाम के साथ, परिमाण के साथ में आता है, और मेरे प्यारे दोस्त ये शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है, आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रस्तावना की परिभाषा कुछ विद्वानों ने दी है, जिसमें से पहले आप क्या जाते हैं, चैपिन महोदय। उन्होंने बताया है कि सामाजिक अनुसंधान के, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगात्मक
प्रचना की धारणा नियंत्रण की दशाओं में अवलोकन के द्वारा मानव संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको उन्हीं के लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ भी चैपिन महोदय ने लिख दिया है अब उसको तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, उसको आप शब्दों में नहीं लिख सकते, लेकिन बाकी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में घुमा फिरा के लिख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या कहा है चैपिन महोदय ने कि सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगात्मक प्रचना की धारणा नियंत्रण की दशाओं में अवलोकन के द्वारा मानव संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। ये आपके कौन कहते हैं, चैपिन महोदय जी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में प्यारे दोस्त, तो अवलोकन के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि तथ्यों व घटनाओं के यथार्थ अवबोध के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की मौलिक प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, आपकी अवलोकन कहलाती है। ठीक है, अवलोकन को निरीक्षण भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं, जो कोई भी आपके पास तथ्य है, जो कुछ भी घटना हुई है, ठीक है, उसके यथार्थ अवबोध के लिए, मतलब आप उसकी क्या बोलते हैं, रियलिटी चेक करने के लिए कि क्या यही हुआ था या कुछ यहाँ पे काल्पनिक रखा गया। ठीक है, तो क्या बताते हैं, यथार्थ अवबोध के लिए हम वैज्ञानिक अनुसंधान की मौलिक प्रविधि, जो आप वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब समझते हैं ना, साइंटिफिक रूप से जब आप उसको चेक करने लगते हैं, वही आपका अवलोकन कहलाता है। और अवलोकन को हम एक नाम से और भी जानते हैं, निरीक्षण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चाहे आपसे अवलोकन पूछे चाहे निरीक्षण पूछे, आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार देखें तो उसमें लिखा गया है कि कार्य कारण अथवा पारस्परिक अवलोकन करना अवलोकन कहलाता है। क्या लिखा गया है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखा गया है कि कार्य कारण अथवा पारस्परिक अवलोकन करना ही क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। इसी के बारे में जो है, इसी को परिभाषित करते हुए आपके गुडे एंड हार्ट महोदय ने लिखा भी है। क्या लिखा है कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है। किससे होता है, अवलोकन से होता है, तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। और अगर आपको इसकी पुष्टि करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवलोकन में लौटना पड़ेगा। दूसरे आपके पीबी यंग महोदय आ जाते हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अवलोकन घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय नेत्रों द्वारा किया गया सुव्यवस्थित एवं सुविचारित अध्ययन है। ठीक है, आपके कौन कहते हैं, पीबी यंग महोदय जी कहते हैं। तो आई होप अवलोकन भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समाज मिति विधि के बारे में। क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज मिति विधि के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि समाज मिति विधि का प्रयोग लघु समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक आकर्षण विकर्षण को जानने अथवा सामाजिक स्थिति को स्पष्ट, सरल अथवा संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। मतलब आप समझिए, यहाँ पे कोई भी छोटा सा समूह है, उसमें जो लोग रहते हैं, क्योंकि समूह एक आदमी से तो बनता नहीं, कई सारे आदमियों को मिलाकर जो है एक समूह का निर्माण होता है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके बीच के संबंध कैसे हैं, उनके बीच के आकर्षण कैसे हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति उनका लगाव कैसा है, विकर्षण कैसा है, वो दुश्मनी किस प्रकार से करते हैं, अगर मान लीजिए किसी से दुश्मनी है तो वो किस प्रकार करते हैं। इन्हीं सारी चीजों को हम जानने के लिए, ठीक है, इन्हीं सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, इन्हीं सामाजिक स्थिति को हम सरल करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समाज मिति विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे बोनफ्रेन ब्रोनर। कौन, बोनफ्रेन ब्रोनर महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है कि समूह के व्यक्तियों के बीच स्वीकृति एवं स्वीकार की मात्रा की माप द्वारा सामाजिक स्थिति, संरचना एवं विकास के अन्वेषण, वितरण एवं मूल्यांकन की पद्धति समाज मिति है। ये आपके कौन कहते हैं, बोनफ्रेन ब्रोनर महोदय जी लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये इसी के तहत जैसे दिया गया है ऐसे ही आपको लिख लेना, इसमें हम कुछ बना के आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सुनना चाहें तो एक बार और आप सुन सकते हैं कि समूह के व्यक्तियों के बीच स्वीकृति एवं स्वीकार की मात्रा का मापन द्वारा सामाजिक स्थिति, संरचना एवं विकास के अन्वेषण, वितरण एवं मूल्यांकन की पद्धति ही आपकी क्या कहलाती है, समाज मिति कहलाती है। दूसरे आपके आ जाते हैं फ्रेज महोदय, उन्होंने लिखा है कि समाज मिति एक ऐसी प्रविधि है जिसमें एक एक समूह में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले आकर्षण के माप द्वारा सामाजिक स्वरूपों के अन्वेषण का संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपके कौन कहते हैं, फ्रेज महोदय जी कहते हैं। तो आई होप आपका समाज मिति वाला भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
2 लिख देंगे, क्योंकि 50 शब्दों में ही लिखना रहता है, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहीं पे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैव निदर्शन के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त? तो दैव निदर्शन के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि दैव निदर्शन का तात्पर्य उस निदर्शन से है जो अनुसंधानकर्ता की अपनी इच्छा निर्णय से नहीं वरन दैव योग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दैव योग या यादृच्छिक ढंग से चुना जाता है। मतलब बता रहे हैं कि दैव निदर्शन का तात्पर्य आप उस निदर्शन से ले सकते हैं जिसमें जो अनुसंधान करता होता है, जो खोज करने वाला होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार निर्णय नहीं ले सकता है। उसका वर्णन किसके द्वारा होता, उसका निर्णय किसके द्वारा होता है? तो दैव योग के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बारे में आपके पार्टन महोदय जी लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं कि दैव निदर्शन शब्द का उस समय प्रयोग किया जाता है जब समग्र में से, क्या, जब समग्र में से, समग्र का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सभी में से, ठीक है, सभी में से क्या किया जाए मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक व्यक्ति या तत्व को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है, तभी हम क्या करते हैं, दैव निदर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये किसके अनुसार है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आपके पार्टन महोदय जी के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे यह निदर्शन को चुनने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें निदर्शन को चुनने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी इकाई का चयन नहीं कर सकता है, वरन संयोग से जो भी इकाई निदर्शन के स्थान पर प्राप्त कर लेती हैं उसका ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप दैव निदर्शन के बारे में बता पाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अनुसूची क्या है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पूछा गया है अनुसूची के बारे में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अनुसूची एक अर्थ में विभिन्न मदों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विभिन्न मदों तथा विभिन्न पक्षों की एक विस्तृत, नियोजित और श्रेणीबद्ध सूची है जिस पर उत्तरदाताओं की सूचना प्राप्त की जाती है। मतलब बता रहे हैं कि एक ऐसी प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है जो क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, कई सारे पक्षों को ध्यान में रख के, कई सारे मदों को ध्यान में रख के, ठीक है, उनको नियोजित किया जाता है, उनको बनाया जाता है एक क्रमबद्ध रूप में, श्रेणीबद्ध रूप में, और उससे हम क्या करते हैं, उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर देते हैं, वही आपकी अनुसूची कहलाती है। इसी के बारे में गुडे एंड हार्ट महोदय ने लिखा भी है कि अनुसूची प्रायः प्रश्नों का एक ऐसा समूह के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला नाम है जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा मेरे प्यारे दोस्त अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। मतलब कह रहे हैं गुडे एंड हार्ट महोदय क्या कहते हैं कि यह एक प्रकार की अनुसूची जो है, प्रश्नों की एक प्रकार की ऐसी सूची है जिसको साक्षात्कारता, इंटरव्यू, साक्षात्कार को जो है मेरे प्यारे दोस्त इंटरव्यू कहा जाता है। तो जो इंटरव्यूअर होते हैं, आपने देखा भी होगा, वो एक पेज लेकर के बैठते हैं और उसमें से आपका प्रश्न पूछते रहते हैं। हाँ, तो बताइए आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जो वो सूची होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसी को हम क्या कह देते हैं, अनुसूची का नाम दे देते हैं। आगे आप क्या जाते हैं, बोगार्ट्स महोदय, उन्होंने लिखा है कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने के एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप से होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। ये आपके कौन कहते हैं, बोगार्ट्स महोदय जी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप अनुसूची के बारे में भी आपकी जानकारी यहाँ पे पूर्ण हो गई होगी, ठीक है। चलिए आराम से लिखिएगा सारी चीज़ों को, अगर वीडियो एक बार में न समझ में आए तो आप दोबारा चला के देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है 7वां नंबर की प्रश्नावली क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उस क्रमबद्ध तालिका से है जो विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में मदद देती हैं। इस प्रणाली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र वाले शोध विषय में किया जाता है। मतलब मोटी मोटा आप ये जानकारी लीजिए कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको खोज करना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, तो आप पहले कुछ प्रश्नों का निर्माण करेंगे कि हम क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको एक क्रमबद्ध रूप में आप लिखेंगे, और जो आप लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्रमबद्ध रूप से जिन प्रश्नों को आप लिखते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रश्नावली कह देते हैं, ठीक है। बात करते हैं, कैथरीन कैटर महोदय ने इसके बारे में लिखा भी है कि प्रश्नावली की रचना 2 उद्देश्यों से की जाती है। पहला उद्देश्य जो होता है वो सही संदेश वाहन के लिए, मतलब आप सही संदेश वाहन चाहते हैं, वाहन का मतलब होता है आदान प्रदान करना, ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा जो उद्देश्य होता है वो सही उत्तर के लिए, ठीक है। आगे आप लिखेंगे सही संदेश वाहन की प्राप्ति उस समय मान ली जाती है जब सूचनादाता सर्वेक्षण के उद्देश्य को समझ लेते हैं, ठीक है। वहीं आगे लिखते हैं कि सही उत्तर की उपलब्धि
उस समय मानी जाती है जब उनसे आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? कैथरीन कैरट महोदय कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे आपके जाते हैं जॉर्ज लुंडबर्ग महोदय। उन्होंने लिखा है कि मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जो प्रश्नावली है वो प्रेरणाओं का क्या है? एक समूह। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रेरणाओं का एक समूह है जिसके द्वारा शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट होते हैं। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? जॉर्ज लुंडबर्ग महोदय जी कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको अगर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस सुनाई पड़ रहा हो, चूँकि हो सकता है यहाँ पे चिड़िया वगैरह की बोलने की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही हो, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब इतनी गर्मी में बंद कमरे में वीडियो तो बिल्कुल बनाया नहीं जा सकता। हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो लाइट की उतनी रहती है अच्छी खासी, लेकिन समझ रहे हो ना, पंखा वगैरह चला के बनाएंगे तो उसमें भी आपको और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, तो इसीलिए बाहर बैठ के बनाते हैं। तो थोड़ी बहुत चिड़िया वगैरह की आवाज़ आएगी तो आप उनको नकारिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर क्या है आपको यहाँ पे बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे हर बार पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में परिकलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? परिकलक कहा जाता है। बात करें कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है परिकलन करना। ठीक है, क्या होता है? परिकलन करना। अतः परिकलक सामान्यतया एक परिकलन करने वाला ऐसा उपकरण माना जाता है जो अंकगणितीय क्रियाएं काफ़ी तीव्र गति से करता है। मतलब बताते हैं ये एक इस प्रकार का यंत्र है जिसमें हम गणितीय क्रियाएं, मतलब कि गुणा भाग जोड़ घटाव काफ़ी ज़्यादा तीव्रता के साथ कर सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा बहुत कुछ समय, कुछ सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे वास्तव में परिकलन को बनाने का मौलिक उद्देश्य जो था मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या था? तीव्र गति से अंक गणितीय परिकलन करना था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य था वो था। आगे आप लिखेंगे परंतु आजकल परिकलन से जो कार्य किए जाते हैं उनका 80% कार्य ऐसा होता है जिसका स्वरूप अंकगणितीय नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं कि अब कंप्यूटर का प्रयोग कई सारे क्षेत्रों में किया जाने लगा है, तो अगर देखें तो उससे जो 80% काम ऐसे करवाए जाते हैं जिसमें गणित से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, 20% ही लगभग गणित से संबंधित होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है कि अनुसंधान के प्रकार के बारे में बताना है कि अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अनुसंधान के टोटल 9 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार के बारे में बात करें तो उसको हम अन्वेषणात्मक या फिर निरूपणात्मक शोध कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो शोध आपका आ जाता है वो आ जाता है वर्णनात्मक शोध। तीसरा आपका आ जाता है परीक्षणात्मक शोध। चौथा आपका आ जाता है विशुद्ध शोध। पांचवा आपका जाता है व्यवहारिक शोध। छठा आपका जाता है क्रियात्मक शोध। सातवां आपका जाता है मूल्यांकनात्मक शोध। आठवां आपका जाता है ऐतिहासिक शोध। और नौवां और आखिरी आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त अनुभाविक शोध। ठीक है, इस प्रकार से 9 शोधों के बारे में आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का देखें। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि सह संबंध के बारे में आपको बताना है कि सह संबंध किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि दो समंक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दो समंक समूहों के मध्य स्थापित संबंध की जानकारी के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उस सिद्धांत को हम सहसंबंध कहा जाता है। ठीक है, मतलब आप समझना चाहें तो कह सकते हैं कि दो समान अंक ऐसे होते हैं जिनके बीच के संबंध को जब हम जानने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या करते हैं, उनके बीच संबंध को जानने का प्रयास करते हैं, उसी सिद्धांत को हम सहसंबंध कह दे सकते हैं। अगर आप दूसरे शब्दों में जानना चाहें तो कह सकते हैं कि जब कोई समूह आपस में इस प्रकार संबंधित होते हैं कि एक समूह के परिवर्तन परिणाम दूसरे समूह में भी परिवर्तन होने लगे, तब दोनों श्रेणी के मध्य ऐसे कार्य कारण संबंध को सहसंबंध कहलाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि दो इस प्रकार के मेरे प्यारे दोस्त, दो समूह इस प्रकार के होने चाहिए कि मान लीजिए अगर आप एक में परिवर्तन कर रहे हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाना चाहिए। आप दूसरे में परिवर्तन कर रहे हैं तो पहले में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के ऊपर दोनों आधारित हों, आश्रित हों। मतलब एक के ऊपर कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो तो दूसरे के ऊपर भी वही प्रभाव आपको देखने को मिले, तो उसी को हम सहसंबंध कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका सहसंबंध वाला भी क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आपका खंड आ समाप्त होता है, मतलब अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड बा स्टार्ट हो जाता है।
बात करें इसके बारे में तो इसमें आपको केवल 4 प्रश्न यहाँ पे करने रहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 7 प्रश्न आपको 7 से 8 प्रश्न दिए जाते हैं, केवल आपको 4 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब जो है आपको 150 शब्दों में देना रहता है, ठीक है। एक प्रश्न आपका 6 नंबर का हो जाता है, तो टोटल जब आपको 4 प्रश्न करने रहते हैं, तो जब आप 4 प्रश्न करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको वहाँ पे कुल मिला के 6 चौको 24 नंबर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। तो क्वेश्चन प्रश्न पत्र का दूसरा नंबर क्वेश्चन और लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं बताइए। मतलब एक अच्छी प्रश्नावली हम किसे कहेंगे, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आपको लिखना रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्नावली की विशेषताएं। इसमें आप लिखेंगे प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता के में सूचनाओं के संकलन की एक परोक्षण प्रणाली है, ठीक है। क्या है? परोक्षण प्रणाली, परोक्ष प्रणाली है, ठीक है। आगे आप इसमें लिखेंगे कि जिसमें क्या होता है, स्वयं शोधकर्ता क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहता है, यह प्रश्नावलियों को भेजकर उत्तर प्राप्त करता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे कि प्रश्नावली, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं निम्न हो सकती हैं। पहली विशेषता जो बताई गई है वो दिया गया है कि पहली आपको हेडिंग डालना होगा विश्लेषणात्मक प्रश्न, ठीक है। पहली विशेषता इसकी क्या होती है कि इसमें विश्लेषणात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्रश्नावली में प्रश्नों की रचना समस्या विशेष, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समस्या विशेष के संबंध में की जाती है, लेकिन किसी एक समस्या के अनेक पहलू होते हैं, ठीक है। कोई एक समस्या के क्या होते हैं, कई सारे पहलू होते हैं, जिसमें से कुछ अनुसंधान की दृष्टि, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कुछ अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी होते हैं और कुछ अनुपयोगी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्त की जो प्रश्न बनाए जाने चाहिए वो कैसे बनाए जाने चाहिए, वो आपकी प्रश्नावली में जो प्रश्न होने चाहिए वो विश्लेषणात्मक होने चाहिए, जिसमें सभी पहलुओं के बारे में बताया जाए जो वहाँ पे हो सकते हैं, उपयोगी हों या ना उपयोगी हों, वो अनुसंधानकर्ता स्वयं चुन लेगा कि कौन सा पहलू उसके लिए उपयोगी है, कौन सा नहीं उपयोगी है, ठीक है। चलिए दूसरा जो मेरे प्यारे दोस्त विशेषता बताया गया है वो बताई गई है, क्या बताई गई है कि स्पष्टता होनी चाहिए। प्रश्नावली में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। इसमें आप लिखने चाहिए कि आपको लिखना होगा कि प्रश्नावली के प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जो प्रत्येक उत्तरदाता के समझ में आ सके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे अतः प्रश्नावली में प्रयुक्त शब्दावली के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, शब्द सरल हो और द्विअर्थी ना हो, ठीक है। मतलब वहाँ पे कहा यही गया है कि जो भी प्रश्न बनाए जाएं वो स्पष्ट होने चाहिए। ऐसे प्रश्न ना बनाए जाएं जो डबल मीनिंग वाले हों, मतलब आप समझाना कुछ और चाहते हो, पूछना कुछ और चाहते हो और वो कुछ और समझ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे शब्दों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा क्लिष्ट वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए तीसरी जो विशेषता बताई गई है मेरे प्यारे दोस्तों, बताई गई है कि प्रश्नों की सीमित संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जितना पा रहे हैं उतना उठा के डालते ही चले जा रहे हैं, जितने प्रश्न हो सकें उतने आपने प्रश्नावली में डाल दिया, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, एक सीमित संख्या रखनी है। इसमें आपको लिखना होगा कि प्रश्नावली में जहाँ तक संभव हो प्रश्नों की संख्या सीमित हो, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा कि प्रश्नों की अत्यधिक संख्या उत्तरदाता के लिए उलझन उत्पन्न करती है। मतलब कह रहे हैं अगर आप ज़्यादा प्रश्न डाल देंगे तो जो उत्तरदाता होगा, जो प्रश्न का उत्तर देने वाला होगा, वो उन प्रश्नों को देख के घबरा भी सकता है, उसके अंदर उलझन भी प्रकट हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें, प्रश्नों की सीमा संख्यित रखें, सीमित रखें, ठीक है। संख्यित कह रहे हैं, सीमित रखें। चलिए चौथी जो विशेषता बताई गई है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताई गई है, अनावश्यक विस्तार से बचाओ। मतलब बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या करें कि प्रश्नों का विस्तार केवल उतना ही आवश्यक है जो समस्या के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रदान करे। अनावश्यक विस्तार उत्तरदाता में अरुचि करता है, साथ ही इसमें समय और धन का अनावश्यक व्यय होता है। मतलब कह रहे हैं कि आप प्रश्न उतना ही पूछें जितना आपको ज़रूरत हो, अनावश्यक प्रश्न जोड़ के उसको बढ़ाने का प्रयास ना करें। इससे उत्तरदाता घबरा भी जाता है, वो प्रश्न देने से थोड़ा पीछे भी हटने लगता है, आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, व्यय भी ज़्यादा, समय भी आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनावश्यक विस्तार से भी बचाव रखना होगा, ठीक है। चलिए पाँचवा आपको लिखना होगा कि प्रश्नों के क्रम की योजना, ठीक है। ये आपका जो है क्या होती है, पांचवी विशेषता होती है। इसमें आप लिखेंगे कि प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों का व्यवस्थापन इस प्रकार होना चाहिए कि कि एक प्रश्न के अनंतर दूसरे प्रश्न का क्रम आवश्यक प्रतीत हो। मतलब आपके यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कुछ प्रश्न इस प्रकार से वहाँ पे रखने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त कि एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न का संबंध लग सके कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ,
तो अभी ये आपका पहला प्रश्न दूसरे वाले से क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो आपको कुछ इस प्रकार से रखने होंगे जिससे कि एक क्रम में आपको लगे प्रश्न कि हाँ इसके बाद इसका उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 5 विशेषताएं यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो 8-10 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 आपके 150 शब्द यहीं पे आराम से पूरे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है कि सहभागी और असहभागी अवलोकन के गुण व दोष दोनों बताने हैं। मेरे प्यारे दोस्त क्या बताने हैं, सहभागी और असहभागी अवलोकन के गुण और दोष दोनों बताने हैं। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे सहभागी अवलोकन। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सहभागी अवलोकन का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में विशेष रूप से किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता उस समूह का अंग बन जाता है, ठीक है, जिसका अवलोकन वह कर रहा होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो अवलोकन करता होता है, जो खोज करने वहाँ पे जाता है मेरे पे दोस्त, ठीक है, जो अवलोकन करने जाता है वो क्या करता है, उसी समूह का अंग बन जाता है, उसी के ढंग से जीने लगता है, सब कुछ मतलब उसी के अकॉर्डिंग होने लगता है। ठीक है, जो वहाँ पे खोज करने जाता है। अतः उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी आवश्यक है कि वह अपने को उस समूह का अभिन्न अंग बना सके। मतलब बता रहे हैं कि उस जो अवलोकन करता होता है उसके अंदर तो पहली ये क्षमता होनी चाहिए कि वो क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, अपने आप को उस समूह का अभिन्न अंग समझे, अपने आप को समूह का अभिन्न अंग बना भी ले। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि इसके लिए उसे संबंधित समूह की क्या मेरे प्यारे दोस्त संबंधित समूह की भाषा का जानना आवश्यक है, रीति रिवाज का जानना आवश्यक हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृति और उसके बाद परंपरा और प्रथाओं का ज्ञान होना क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सहभागी अवलोकन लिखेंगे। सहभागी अवलोकन का मतलब आपको समझ में आया ना कि आपको किसी भी समूह के बारे में अवलोकन करना है तो आप उस समूह में जाएंगे, वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, उनकी भाषा बोलेंगे, उनके रीति रिवाज को अपनाएंगे, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी प्रथाओं को आप अपने ढंग से जीना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद जो आप अवलोकन करेंगे उसी को सहभागी अवलोकन कह देते हैं। अब हेडिंग आप डालेंगे सहभागी अवलोकन के लाभ या फिर गुण। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त की सहभागी अवलोकन के कई सारे लाभ या फिर गुण हैं। पहला आप क्या डालेंगे, पहला डालेंगे कि विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति इस विधि से संभव है। आप किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इस विधि से आप उसकी विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा जो आपका लाभ है या गुण है वो बताया गया है कि सामुदायिक व्यवहार का प्रत्यक्ष एवं स्वाभाविक ज्ञान अवलोकन द्वारा ही होता है। मतलब कह रहे हैं जो सामुदायिक व्यवहार है मेरे प्यारे दोस्त, उसका अगर आप प्रत्यक्ष या स्वाभाविक ज्ञान का अवलोकन करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो इसी से ही संभव है। ठीक है, आगे तीसरा नंबर जो आपका मेरे प्यारे दोस्त गुण या फिर आपकी जो विशेषता या फिर जो आप लाभ बताया गया है वो बताया गया है कि वास्तविक सूचनाओं की प्राप्ति इसके द्वारा सुगमता से हो जाती है। मतलब कह रहे हैं अगर आप वास्तविक सूचना की जानकारी चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो बड़े ही सरल तरीकों से आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे चौथे नंबर विशेषता या फिर गुण या फिर लाभ के बारे में। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि यह पद्धति क्या अल्प व्यय साध्य है। मतलब कह रहे हैं इसमें आपके खर्चे बहुत कम आते हैं। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत खर्चे आते हैं और आराम से उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 4 लिख दीजिए, लिखने के और भी आप लिख सकते हैं लेकिन 4 लिख दीजिए बहुत है, क्योंकि अभी आपको सहभागिता के दोष भी लिखने हैं, सहभागिता अवलोकन के दोष भी लिखने हैं, असहभागिता के अवलोकन के बारे में उसके भी गुण और दोष लिखने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अब आपको अगली हेडिंग डालनी होगी सहभागिता अवलोकन के दोष। इसमें दोष क्या होते हैं, तो दोष भी इसके बहुत सारे हैं। पहला दोष आपका यहाँ पे बताया गया है कि यह समस्या जटिल है, पहली बात तो कठिन है और अधिक व्यय साध्य भी होगी। मतलब कह रहे हैं कि ये क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको खर्चा भी करना पड़ सकता है। मतलब अभी पीछे बताया गया है कि वो अल्प व्यय साध्य है, पद्धति अल्प व्यय साध्य है, लेकिन आपको वहाँ पे रहने के लिए इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। दूसरा जो दोष बताया गया वो बताया गया है कि सूचना प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है। मतलब आप जल्दी नहीं गए, 2 दिन में नहीं निकाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय आपको लग सकता है। तीसरा जो दोष बताया गया वो बताया गया है कि इस विधि में केवल सीमित क्षेत्र में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं इस विधि से आप केवल सीमित क्षेत्र में जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप जितना चाहें उतना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और जो आपकी चौथा दोष बताया गया वो बताया गया है कि इस समूह में संवेगात्मक संबंध स्थापित हो जाने से सूचनाएं संगीत रूप धारण कर सकती हैं। ठीक है, क्या संगीन रूप धारण कर सकती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब आप उस किसी भी समूह में रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशनल, ठीक है, और संबंध का मतलब क्या हो जाता है, रिलेशनशिप या अटैचमेंट। तो जब आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है किसी से मेरे प्यारे दोस्त तो वहाँ पर सूचनाएँ क्या हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा संगीन रूप धारण कर सकती हैं। आप काफ़ी ज़्यादा भावुक होकर के उत्तर देंगे, उससे प्रभावित होकर के उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए
आगे मेरे प्यारे दोस्त इसी में आप हेडिंग डालेंगे असहभागिता अवलोकन, ठीक है। इसमें वही होता है कि उसमें साथ रहकर करते थे, इसमें आप साथ रहकर नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको लिखेंगे किस तरीके से कि इस तरह के अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के मध्य केवल उपस्थित रहता है। केवल क्या होता है? उपस्थित रहता है, किंतु समुदाय के क्रियाकलाप में भाग नहीं लेता है, ठीक है। क्या होता है? केवल वहाँ पे वो उपस्थित रहता है और वहाँ पे जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें वो किसी भी प्रकार का भाग नहीं लेता है, और पिछले वाले में क्या करते थे? भाग लेते थे, ठीक है। आगे आप लिखेंगे वह ना तो उस समुदाय का अस्थायी सदस्यता प्राप्त करता है, ठीक है, ना उसके जीवन के साथ साथ अपना समन्वय ही करने का यत्न करता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे इसका प्रयोग बच्चों, शिशुओं तथा असामान्य व्यक्तियों के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता पाएंगे। अब बात करते हैं असहभागिता के लाभ क्या हैं और गुण क्या हैं। इसके कई सारे लाभ भी हैं, गुण भी हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करें तो पहला आप लिखेंगे कि इस अवलोकन से समय, शक्ति व धन की क्या होती है? बचत होती है। दूसरा जो गुण यहाँ पे बताया गया है या लाभ बताया गया, वो बताया गया है कि इसमें अनुसंधानकर्ता सामूहिक भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा जो मेरे प्यारे दोस्त गुण या फिर लाभ बताया गया, वो बताया गया है कि इसमें शोधकर्ता समूह की घटना में स्वयं भागीदारी नहीं होता है। और चौथा गुण या लाभ बताया गया है कि सहभागिता अवलोकन में अध्ययनकर्ता अपना परिचय देकर समूह से अधिक सम्मान व सहानुभूति प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 इसके लाभ हैं। आगे हम बात करते हैं असहभागिता के दोष। तो इसके दोष भी कई सारे हैं, तो उसमें से बात करें दोष के बारे में तो पहला बताया गया है, पहला दोष ये बताया गया है कि एक मौन एवं पृथक दर्शक के रूप में अध्ययन करने से समूह के सदस्यों में उसके अवलोकनकर्ता, जिसके अवलोकनकर्ता की बात की जाए, सदस्य में अवलोकनकर्ता के प्रति शंका की भावना अधिक रहती है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है यहाँ पे बताया गया है, जो दोष बताया गया है, वो बताया गया है कि पूर्णतया असहभागिता अवलोकन जो है मेरे प्यारे दोस्त संभव नहीं है। मतलब आप चाहें कि बिल्कुल ना रहकर आप वहाँ पे करें तो ऐसा संभव नहीं है, आपको वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा, भले आप उसमें सम्मिलित हों या ना हो, ठीक है। तीसरा आपका बताया गया है, क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि बिना सक्रिय भाग लिए शोधकर्ता सामाजिक जीवन की गहराइयों में पहुँच नहीं पाता है। मतलब कह रहे हैं जब तक वो भाग नहीं लेगा तब तक वहाँ की गहराइयों में कहाँ पहुँच पाएगा, केवल देख के थोड़ी ना कोई आदमी जान सकता है। चौथा जो बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त दोस्त, वो बताते हैं कि सूक्ष्म व गहन अध्ययन के लिए यह उपयोगी नहीं है। अगर आप सूक्ष्म रूप से मतलब छोटी छोटी बातों को भी जानना चाहते हो, गहनता के साथ अध्ययन करना चाहते हो, तो उसके लिए यह उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपका सहभागिता और असहभागिता अवलोकन के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो गई होगी। इनके गुण और दोष के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो गई होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रश्नावली और अनुसूची में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो प्रश्नावली होती है और जो अनुसूची होती है, दोनों की कुछ 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 जो है अपनी अपनी क्या होती है, मौलिक विशेषताएं होती हैं। और उनकी जो ये मौलिक विशेषताएं होती हैं, इन्हीं के संदर्भ में हम इनकी भिन्नताओं को जान सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक तरफ डाल देंगे अनुसूची और दूसरी तरफ डाल देंगे प्रश्नावली, ठीक है। उसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे अनुसूची के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि अनुसूची भरने का उत्तरदायित्व जो है पूर्ण रूप से अनुसंधानकर्ता का है। जो अनुसूची बनाई जाती है उसको कौन भरेगा? अनुसंधानकर्ता, जो खोज कर रहा है, ठीक है। और सूचना तथा सूचनादाता का कार्य केवल अनुसंधानकर्ता को मौखिक सूचना प्रदान करना है, ठीक है। मतलब बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे सूचना आपको दे रहा है, सूचनादाता होता है, या जो सूचना होती है वो आपको केवल मौखिक रूप से प्राप्त होगी, और उसको भरने का काम किसका हो जाता है? अनुसंधानकर्ता का हो जाता है। वही बात पे अगर हम बात करें प्रश्नावली के बारे में, तो जो प्रश्नावली मेरे प्यारे दोस्त भरने का उत्तरदायित्व जो होता है वो पूर्ण रूप से किसका हो जाता है? सूचनादाता का हो जाता है। किसका हो जाता है? जो सूचना दे रहा है वही भरेगा। आगे आपको लिखना होगा सूचनादाता को कार्य में किसी प्रकार की सहायता अनुसंधानकर्ता से प्राप्त नहीं होती। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे जो सूचना दे रहा है उसको किसी भी प्रकार की सहायता जो है अनुसंधानकर्ता से प्राप्त नहीं कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त किस बारे में, दूसरे नंबर के बारे में। अनुसूची में आप दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे कि अनुसंधानकर्ता अनुसूची लेकर स्वयं सूचनादाता के पास सामग्री संकलन हेतु पहुंचता है। मतलब जो अनुसंधानकर्ता जो खोज करता है मेरे प्यारे दोस्त, वो सूची लेकर के खुद जाता है किसके पास? सूचनादाता के पास। लेकिन वही बात करें प्रश्नावली के बारे में, तो इसमें क्या होता है, ये साधारणतया अगर आप देखें तो ये डाक के द्वारा क्या की जाती हैं? भेजी जाती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरे अंतर के बारे में। तो तीसरा अंतर आपका बताया गया है कि अनुसंधानकर्ता
की उपस्थिति के कारण अनुसूची में व्याख्यात्मक टिप्पणियों के लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब कह रहे हैं कि अनुसंधानकर्ता में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त कि वहाँ पे अनुसंधानकर्ता जो है उपस्थित रहता है, ठीक है। अनुसूची में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता वहाँ पे उपस्थित रहता है, तो वो सुनता है बातों को, सुनता है तो जो उसको उसमें जो जो इम्पोर्टेंट लगता है केवल उतना ही लिखता है, बहुत ज़्यादा बड़ा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि बात करें प्रश्नावली के बारे में तो प्रश्नावली की कठिनाइयों के लिए जो है व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखी जाती है। मतलब कह रहे हैं कि क्योंकि वो वहाँ पे कोई होता नहीं है सुनने वाला, तो उसको पूरी बात अपनी वहाँ पे लिखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर अंतर के बारे में। तो चौथा नंबर अंतर आप लिखेंगे अनुसूची में कि अनुसूची का प्रयोग सीमित क्षेत्र में सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो अनुसूची है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है कि एक सीमित क्षेत्र में, ठीक है, एक बंधा हुआ क्षेत्र होता है, उसी की सूचना एकत्रित करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जबकि वही बात करें प्रश्नावली के बारे में तो इसका प्रयोग जो है विस्तृत और बिखरे हुए क्षेत्र से सूचनादाताओं से हम उत्तर प्राप्त करते हैं, ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा? प्रश्नावली के द्वारा, ठीक है। पांचवा नंबर जो अंतर आपका आ जाता है वो आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त अनुसूची में आपको लिखना है कि अनुसूची में अवलोकन महत्वपूर्ण है। क्या है? अनुसूची में अवलोकन महत्वपूर्ण है। साधारणतया उत्तर संक्षिप्त अथवा हाँ या नहीं में होते हैं, ठीक है। साधारणतः उत्तर किस में होते हैं? हाँ में या फिर नहीं में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। लेकिन वही बात करें प्रश्नावली के बारे में तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रश्नावली प्रणाली में अवलोकन संभव नहीं है, ठीक है, अवलोकन संभव नहीं है। इसीलिए विश्लेषणात्मक उत्तरों द्वारा यथार्थ परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। प्रश्नावली में विश्लेषणात्मक उत्तर प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न भी दे सकते हैं, किसमें? अनुसूची में। लेकिन प्रश्नावली में आप बहुविकल्पीय नहीं मेरे प्यारे दोस्त, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय आप वहाँ पे देंगे, ठीक है। चलिए जो यहाँ पे आपको मेरे प्यारे दोस्त छठा नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अंतर, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि सामग्री संग्रहण, क्या? सामग्री संग्रहण में अधिक समय लगता है, किसमें? अनुसूची वाले में। और वही बात करें मेरे प्यारे दोस्त किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त? प्रश्नावली के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्षेत्र की विशालता होने पर भी कम समय में भी सामग्री संग्रहण का कार्य हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी में जो है आपका सातवां नंबर बात करें तो सातवां अंतर जो है आपका आ जाता है अनुसूची प्रणाली अधिक खर्चीली व कठिन है। अनुसूची में आप लिखेंगे, अब यही चीज़ आप प्रश्नावली में लिखेंगे कि इसके द्वारा अध्ययनकर्ता कम खर्चीला व सरल है, ठीक है। ये आपका जो है किसमें बताया गया है? प्रश्नावली में। प्रश्नावली कम खर्चीला होता है और कम समय भी लगता है। जबकि आप बात करें इसके बारे में जो है अनुसूची के बारे में तो इसमें समय भी आपका लगता है और खर्चीला भी ज़्यादा होता है। तो 7 आप लिख दें, बहुत है, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपका पूरा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो आपसे पूछा गया है कि एक अच्छे साक्षात्कारता, क्या मेरे प्यारे दोस्त? साक्षात्कारता साक्षात्कारकर्ता, ठीक है, क्या? साक्षात्कारकर्ता के गुणों का वर्णन कीजिए कि एक अच्छा जो है इंटरव्यूअर कैसा होता है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उनके कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं। आप हेडिंग डाल के लिख भी सकते हैं कि साक्षात्कारता के गुण, ठीक है। उसमें आप लिखेंगे कि एक अच्छे साक्षात्कारता के निम्नलिखित गुण होने चाहिए जो नीचे आपके बताए गए हैं। पहला जो गुण बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, वो बताया गया है कि वो स्वस्थ होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, ठीक है। ये इसका पहला गुण होना चाहिए। दूसरा गुण बताया गया है कि वो सतर्कता एवं सक्रियता होनी चाहिए, उसके अंदर सतर्कता और सक्रियता दोनों होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम गया बस वहाँ पे आराम से बैठ गया, खूब दबा के समोसा वमोसा खाया और सो रहा है बैठ के आराम से, ठीक है। तो उसके अंदर सतर्कता होनी चाहिए और सक्रियता होनी चाहिए। तीसरा जो गुण बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बताया गया आपका कि सभी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में सक्षम हो। मतलब जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे परिअवस्था तैसे सहे शरीर, वही वाली हाल यहाँ पे होनी चाहिए। चौथा जो गुण बताया गया है कि एक अच्छा एवं धैर्यवान श्रोता हो। मतलब एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए और धैर्यवान, मतलब सुने पहले बातों को। ऐसा नहीं कि उसने बोलना शुरू किया फिर अपना दूसरा प्रश्न रख दे रहा है। कुछ लोग होते हैं ना कि आप कुछ बोलना शुरू करते हैं और वो बीच में ही टोकना शुरू कर देते हैं, तो उस प्रकार से नहीं। वो एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, धैर्यवान श्रोता होना चाहिए जो आराम से सुने चीज़ों को, ठीक है। जो पांचवा गुण बताया गया वो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है कि संतुलित वार्तालापी होना चाहिए। मतलब बराबर की बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो उसको लपेटे में ले ले, अपने घेरे में ले ले। जैसे हम लोग रडार में कभी कभी किसी को ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक शब्द चलता है रडार, ठीक है। क्या होता है कि कहीं पे अगर फंक्शन वगैरह होता है तो 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे ये शुक्ला स्टडी पॉइंट का संचालन करने वाले जो हैं हमारे भाई हैं शिवम शुक्ला जी, ये रहते हैं, हम स्वयं रहते हैं और हमारे एक गुरु हैं
इंग्लिश के गुरु के नाम से चैनल चलाते हैं। एमए वालों को वो इंग्लिश पढ़ाते भी हैं। इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है तो आराम से आप उनसे पढ़ भी सकते हैं। आपके भाई बहन किसी ने भी इंग्लिश ले रखा है तो सब्सक्राइब करो, पढ़ सकते हो। बीए वालों को भी पढ़ाते हैं। तो हम लोग इकट्ठा होते हैं, फिर बीच में जो फंक्शन होता है वहाँ पे एक किसी मुद्दे को लेकर के क्या किया जाता है, चर्चा स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे पूछा जाता है 2024 में क्या आय हो लागत है, तो इसी को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। और भैया जब वहाँ पे लोग सम्मिलित होना शुरू करते हैं, लोगों की संख्या जब बढ़ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल मौज लेते हैं बैठ के, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जिस पक्ष को थोड़ा डाउन होते देखते हैं उसी के तरफ से बोल देते हैं। एक तरफ से वो बोल देंगे, एक तरफ से हम बोल देंगे, और भैया एकदम गर्मी गर्मा माहौल हो जाता है, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे बता रहे हैं कि वो उस प्रकार का आदमी ना हो कि जो हम लोग जैसा कि जो वहाँ पे अपना प्रभाव दिखाने के लिए जो है कुछ ओवर ही काम कर जाए। बस यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, क्या होना चाहिए, संतुलित वार्तालापी होना चाहिए, मतलब बराबर की बात करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जो छठी विशेषता मेरे प्यारे दोस्त या छठा गुण आपका बताया गया है, वो बताया गया है कैसा होना चाहिए, वो जिज्ञासु प्रकृति का स्वामी होना चाहिए। मतलब वो किसी भी चीज़ को जानने की लालसा रखना चाहिए, उसके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये कैसा, जिज्ञासु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बता दिया फलाने दिन ऐसा हुआ था, अच्छा हुआ होगा, अब वो नहीं पूछ रहा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब, कई सारे प्रश्न उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। सातवां जो मेरे प्यारे दोस्त गुण बताया गया, वो बताया गया है कि बौद्धिक कुशलता और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। बौद्धिक कुशलता मतलब आप समझ रहे हो ना, बुद्धि तेज काम करनी चाहिए और शीघ्र निर्णय ले सके तुरंत कि हाँ ये हो सकता है। आठवां जो है मेरे प्यारे दोस्त विशेषता जो आपका गुण बताया गया, वो बताया गया है कि विचारों की स्पष्टता का होना। मतलब उसके अंदर जो कोई भी विचार हो वो स्पष्ट रूप से उसको, उसके अंदर खुद के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे वो आराम से उन चीज़ों के बारे में चर्चा चला सके। नौवां जो आपका गुण बताया गया, वो बताया गया है पूर्णतया तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से कार्य करने वाला होना चाहिए और पूर्वग्रह रहित होना चाहिए, मतलब पहले से ही अनुमान लगा लेने वाला चाहिए, ठीक है। चलिए, 10वां नंबर जो गुण बताया गया, वो बताया गया है व्यवहार कुशल का होना चाहिए, व्यवहारिक आदमी हो, ठीक है। 11वां नंबर जो गुण बताया गया, वो बताया गया है कि तर्क करने की शक्ति और क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं जो उन्होंने बता दिया उसको मान ले, उसके अंदर तर्क भी करने की क्षमता हो, पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। बातों के ऊपर चर्चा कर सके, ठीक है। चलिए, बात करते हैं 12 नंबर गुण के बारे में। तो यहाँ पे आपसे बताया गया है कि ये विश्लेषण और व्याख्या करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। कैसी, विश्लेषण और व्याख्या, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो मान लो पूछ रहा है और सामने वाला नहीं बता पा रहा है, तो उसको वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसको विश्लेषण या फिर व्याख्या करके पूछ सकता है कि हम कुल मिला के ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, जो 13 नंबर गुण बताया गया, वो बताया गया है कि साक्षात्कार, क्या मेरे पास दो, साक्षात्कार प्रक्रिया में प्रशिक्षित एवं दक्ष हो, क्या हो, प्रशिक्षित हो और दक्ष हो, उसको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, 14 नंबर गुण के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसके पास अध्ययन विषय में पर्याप्त रुचि होनी चाहिए। जो कोई भी उसका अध्ययन विषय है उसमें उसका इंटरेस्ट भी होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, 15 नंबर जो गुण बताया गया, वो बताया गया है कि विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जिस भी विषय में वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसका ज्ञान उसे ऑलरेडी होना चाहिए। 16 नंबर जो मेरे प्यारे दोस्त गुण बताया गया, वो बताया गया है कि सहिष्णु एवं धैर्यशील होना चाहिए, ठीक है। मतलब चीज़ों को आराम से समझे, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि उग्रवादी हो, किसी बात को सुन के मारने पीटने लगे, ठीक है, झगड़ा लड़ाई करने लगे। 17 नंबर बताया गया है कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए, ठीक है। 18 नंबर बताया गया है संतुलित वार्तालाप का अभ्यास होना। मतलब बता रहे हैं ऐसा नहीं कि संतुलित वार्तालाप करना ही उसे आता हो, उसका अभ्यास भी उसने कर रखा हो अच्छा खासा, ठीक है। चलिए, 19 नंबर बात करें तो 19 नंबर जो गुण है वो बताया गया है कि बौद्धिक रूप से ईमानदार हो, ठीक है। बेईमानी की थोड़ी भी भावना उसके अंदर पनपती हो। चलिए, 20वां नंबर जो गुण बताया गया है, वो बताया गया है सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिक का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पे 20 गुण जो है बताए गए हैं जो एक साक्षात्कारता के अंदर होने चाहिए। चलिए, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। यहीं पे बात करते हैं मेरे मेरे दोस्त छठे नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो पूछा गया है कि माध्य विचलन क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है या व्याख्या करनी है, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह सकते हैं जो आप कहना चाहें, कह सकते हैं कि माध्य विचलन का औसत विचलन जो है, माध्य विचलन को हम औसत विचलन के नाम से भी जानते हैं, जिसको एवरेज डिविएशन भी डिविएशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, आगे आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, समअंक माला, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सम अंक माला के
सभी पदों को ध्यान में रखते हुए गणना की जाती है। क्या की जाती है? गणना की जाती है। मतलब कह रहे हैं जो एक नंबरों की श्रेणी दी गई है, वहाँ पे अंक दिए गए हैं, उनको हम ध्यान में क्या करते हैं, उनके सभी पदों को ध्यान में रखते हुए हम गणना करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे आपके एक वैज्ञानिक महोदय आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? एल्हांस महोदय। ठीक है, कौन आ जाते हैं आपके? एल्हांस महोदय। उन्होंने जो है माध्य विचलन के बारे में बताया है। क्या बताया है? कि समंक श्रेणी का माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी माप, ठीक है, जिसे हम समांतर माध्य कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, बहुलक कहते हैं, से ज्ञात किए गए विचलनों का समांतर माध्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे आप एक दो लोगों के बारे में और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे रीगल मैन एवं क्रिस्बी महोदय ने लिखा है। किसने लिखा है? क्रिस्बी महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है? कि माध्य विचलन औसत से श्रेणी पद मूल्यों के विचलन का केवल अंक गणितीय माध्य है। ये आपके कौन कहते हैं? रीगल मैन एवं क्रिस्बी महोदय जी कहते हैं। ठीक है, ये एक लोग नहीं है, यहाँ पे दो लोग हैं। रीगल मैन एक अलग हैं और क्रिस्बी लोग जो हैं वो अलग हैं। घोष और चौधरी के अनुसार देखें तो उन्होंने, अब यहाँ पे घोष चौधरी दो अलग अलग हैं। ठीक है, घोष और चौधरी के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि एक माध्य से विचलनों के योग को पदों की संख्या, क्या मेरे भाई दोस्त, एक माध्य से विचलनों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम क्या होता है? विचलन कहलाता है। मतलब औसत, सीधी सी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो माध्य के विचलन, जो विचलन वहाँ पे दिए जाते हैं, मान लीजिए दे दिया गया 7, 8 और 9। ठीक है, ये तीन यहाँ पे आपके जो हैं क्या दे दिए गए हैं? आपके विचलन दे दिए गए हैं। अब इनका आपको माध्य निकालना है, तो इनका योग पहले हम इनको जोड़ेंगे। 8 7 15, 15 9 24, 15 9 24। अब कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक दिए गए थे, तो हम 3 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 3 1 कम 3 और 3 8 24। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो है क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो माध्य विचलन या फिर आप कह सकते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्त, औसत विचलन जो आया वो क्या आया? 8 आया। ठीक है, एक प्रकार से औसत ज्ञात करना ही होता है। चलिए, तो ये आप माध्य विचलन के बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं। ये किसने बताया है? ये आपके घोष और चौधरी महोदय जी ने बताया है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछा गया है? कि साक्षात्कार, कि क्या मेरे प्यारे दोस्त, साक्षात्कार पद्धति से आप क्या समझते हैं? आपको यहाँ पे बताना है। साक्षात्कार पद्धति के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी जानकारी आपको कुछ इस प्रकार से देनी होगी। मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा था कि कुछ गलत पढ़ दिया है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गणनात्मक पद्धतियों से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे पहली बात तो हेडिंग डालेंगे गणनात्मक पद्धति, जिसे हम परिणात्मक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हेडिंग आपकी होगी। इसमें आप लिखेंगे कि समाज जीवन से संबंधित मूर्त तथ्यों को परिणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए परिणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इन पद्धतियों की सहायता से किए गए अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों में परिशुद्धता एवं निश्चितता अधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। क्या डालेंगे? सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सामाजिक तथ्यों के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का विशेष उपयोगिता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मिस्र में जनसंख्या तथा संपत्ति का अध्ययन करने के उद्देश्य से ईसा के 300 वर्ष पूर्व, क्या ईसा के 300 वर्ष पूर्व प्रथम हेरोडोटस ने इस पद्धति को काम में लिया था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस पद्धति को व्यापक रूप से ली प्ले, कौन मेरे प्यारे दोस्त? ली प्ले द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, किसके बारे में? सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के बारे में। ठीक है, चलिए अब हेडिंग आप डालेंगे सांख्यिकीय पद्धति के बारे में। इसमें आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र के इस पद्धति की सहायता से सामाजिक तथ्यों के परिणात्मक एवं संख्यानात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति के प्रयोग से समाजशास्त्र को अब बहुत मेरे प्यारे दोस्त क्या, अब बहुत से लोग एक यथार्थ विज्ञान मानने लगे हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे या सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों को गणितीय रूप में मापने की एक प्रणाली है। ठीक है, समाज में संख्यात्मक पहलुओं से संबंधित समस्याओं के
अध्ययन के लिए सर्वप्रथम गिडिंग्स ने इस पद्धति का प्रयोग प्रारंभ किया। ठीक है, अब बात करते हैं किसके, सेलिगन महोदय के अनुसार तो उन्होंने बताया है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो उन संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, संतुलन तथा निर्वाचन की विधियों से संबंधित है जिनको जांच के किसी भी क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्रित किया जाता है। दूसरा आपके जाते हैं लाविट के अनुसार देखें तो लाविट महोदय ने लिखा है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या, वर्णन तथा तुलना के आधार के रूप में संख्यात्मक तथ्यों, संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आप तीसरे लिख देंगे कौन से, रॉबर्टसन महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसके अनुभाविक अनुसंधान से लगभग प्रत्येक में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का आक्रमण करने या उनके निराकरण के लिए काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में यहाँ पे लिख पाएंगे। इसी में बात करें 8वें नंबर क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लिख सकते हैं क्या पूछा गया है। पहले तो आप यहाँ पे ध्यान में दीजिए, पूछा गया है कि साक्षात्कार प्रविधि के महत्व को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। साक्षात्कार प्रविधि का क्या महत्व है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग डालेंगे साक्षात्कार प्रविधि के महत्व। इसमें आप लिखेंगे इसके महत्व निम्नलिखित हैं। पहला जो महत्व बताया गया है वो बताया गया है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी। ठीक है, ये पहला महत्व है। इसमें आप हेडिंग डालेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी। इसमें आप लिखेंगे कि इस पद्धति का सबसे बड़ा महत्व इसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। व्यक्ति में कुछ अपने विचार, भावनाएं और धारणाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसका अध्ययन सिर्फ साक्षात्कार पद्धति के आधार पर ही किया जा सकता है। ठीक है, बताते हैं हर व्यक्ति की जो है विचार, भावनाएं और धारणाएं जो हैं अलग अलग होती हैं, उनकी अपनी एक मनोवैज्ञानिक वो होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो उनको अगर आपको भांपना है तो उसके लिए आपको सामने बैठ के बात करना आवश्यक हो जाएगा, तभी आप उसके विचारों के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में और उसकी धारणाओं के बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो मेरे प्यारे दोस्त महत्व बताया गया है वो बताया गया है अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। इसमें बताया गया है कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था का नाम है। ठीक है, क्या समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था का नाम है। सामाजिक संबंध देखे नहीं जा सकते, मतलब कह रहे हैं अगर आप जाने तो यहाँ पे सामाजिक संबंध को हम देख नहीं सकते। साक्षात्कार पद्धति के द्वारा हम सामाजिक घटनाओं तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दूसरा महत्व भी लिख सकते हैं। बात करें तीसरे महत्व के बारे में तो तीसरा महत्व बताया गया है आपका मर्म भेदक अध्ययन। ठीक है, क्या मर्म भेदक अध्ययन, ये आपका तीसरा महत्व बताया गया है। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका अध्ययन अवलोकन प्रणाली के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनेक बातें गोपनीय और आंतरिक जीवन से संबंधित होती हैं। साक्षात्कार के द्वारा हम इन बातों को आसानी से जान लेते हैं। ठीक है, चलिए जो चौथा नंबर महत्व बताया गया वो बताया गया है भूतकालीन घटनाओं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन। इसमें जो है ये इसका चौथा महत्व होता है। इसमें आपको लिखना होगा कि समाज परिवर्तनशील है, मतलब बदलता रहता है। इस परिवर्तनशीलता के कारण समाज की अनेक घटनाएं इतिहास की गोद में छिप जाती हैं, मतलब कह रहे हैं जो ये परिवर्तन होता रहता है इसी के कारण समाज की कई सारी ऐसी इतिहास की घटनाएं हैं जो क्या होती हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो इतिहास की गोद में क्या हो जाती हैं, आराम से छिप जाती हैं, उनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता। इन घटनाओं का अध्ययन अवलोकन के द्वारा ही संभव नहीं, साक्षात्कार पद्धति के द्वारा हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कह रहे हैं जो लोगों ने उन चीज़ों को देख रखा है हम उनसे पूछ के उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा। ठीक है, चलिए जो पांचवा महत्व बताया गया वो बताया गया है सभी स्तर के व्यक्तियों का अध्ययन। ठीक है, ये इसका पांचवा महत्व है। इसमें आप लिखेंगे कि अनुसंधानकर्ता जो है साक्षात्कार पद्धति के द्वारा सामाजिक समस्या के बारे में विचार विमर्श करता है। इसीलिए इस प्रकार का अध्ययन शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, नगरीय सभी स्तर के लोगों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे जो सूचनादाता प्रश्नों को नहीं समझते हैं, अनुसंधानकर्ता इन प्रश्नों को समझाकर उत्तर प्राप्त कर लेता है। मतलब यहाँ पे बताते हैं कि क्या किया जाता है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं, तो अनुसंधानकर्ता क्या करता है, उन चीज़ों को अच्छे से विस्तृत रूप से उनको समझाता है, उसका विश्लेषण करता है, उनकी व्याख्या करता है, फिर आराम से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है।
छठा जो महत्व है वो है मेरे प्यारे दोस्त स्पष्टीकरण संभव। ठीक है, क्या स्पष्टीकरण संभव, इसमें आप लिखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की जांच होती रहती है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की क्या होती है, जांच होती रहती है। आगे आप लिखेंगे पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान के द्वारा समस्या और घटनाओं के स्पष्टीकरण में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये आपका स्पष्टीकरण संभव के बारे में हो गया। जो आपका सातवां महत्व है मेरे प्यारे दोस्त वो पारस्परिक प्रेरणा है। क्या है, पारस्परिक प्रेरणा है। इसमें आप लिखेंगे कि नए तथ्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक प्रेरणा का तत्व जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने के संबंधों में वार्तालाप होने से एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त होती है। इस प्रेरणा से नए नए तथ्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए जो 8वां नंबर यहाँ पे महत्व बताया गया वो बताया गया है घटनाओं का अवलोकन। इसमें आपको लिखना होगा कि साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारता को अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है, जिससे वह साक्षात्कार के साथ साथ कई घटनाओं का अवलोकन भी कर सकता है। दोनों पद्धतियों से प्राप्त सामग्री ज़्यादा विश्वसनीय होती है। ठीक है, 9वां नंबर जो महत्व बताया गया वो बताया गया है विविध सूचनाओं की प्राप्ति। इसमें आप लिखेंगे साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा विभिन्न प्रकार के सूचनादाताओं से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। एक ही साक्षात्कारकर्ता से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, 10वां नंबर जो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे आपसे बताया गया है महत्व वो बताया गया है लचीली पद्धति। इसमें आप लिखेंगे साक्षात्कार पद्धति एक लचीली पद्धति है जिससे आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु एवं साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मेरे प्यारे दोस्त आप साक्षात्कार प्रविधि के महत्व के बारे में आराम से बता पाएंगे। 10 महत्व लिख देंगे, बहुत ज़्यादा है, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को पता है जैसे ही लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है वहीं से आपका खंड सा मतलब दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको 450 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 10 नंबर का होता है, जब आप 2 के दोनों कर देते हैं तो आपको टोटल यहाँ पे 21 नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न पत्र के 9वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। इसके विभिन्न मापों की उपयोगिता को भी यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शोध प्रश्न जिसे हम अभिकल्प के नाम से भी जानते हैं से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे दोस्त। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का वर्णन भी यहाँ पे आपको करना है। क्या, प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का यहाँ पे वर्णन भी आपको करना है। 11वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निदर्शन से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। और देव निदर्शन की प्रमुख विधियों, ठीक है, का वर्णन भी आपको यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12वां और आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पूछा गया है सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाली प्रणालियों, ठीक है, क्या प्रविधियों तकनीकी का संक्षेप में वर्णन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।